हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको हम यह दे दें कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपका क्लास लगाया जाएगा वह ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास लगाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लास के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। इस कोड का उपयोग करके आप उस क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास तक पहुँच सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी स्पेशल के 13वें सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 12 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप सभी वीडियो को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11 और 18 है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है क्वेश्चन में 11 और गुणनफल दे रखा है 18। हम लोगों से पूछा है उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब उसके रिवर्स का योग क्या होगा, यह बताइए। तो अगर दो संख्याओं का योग दिया जाए और गुणनफल दिया जाए तो उसके व्युत्क्रमों का योग जो होगा वह योग बट्टा गुणनफल हो जाएगा। संख्याओं का योग देखिए 11 है ना और गुणनफल 18 है, तो इस संख्या के व्युत्क्रमों का योग 11 बट्टा 18 हो जाएगा। जब भी दो संख्याओं का योग दे और उसका गुणनफल दे और आपसे उसके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, योग बट्टा गुणनफल। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं हम कि एक संख्या हमारा a है और दूसरा संख्या b है, तो अगर सिंपल इसको जोड़े तो a प्लस b हो जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है यहाँ पे 11। अगर सीधे इसको हम गुना करें तो a गुने b हो जाएगा। a गुने b का वैल्यू क्या दे रखा है 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताना है, उसके व्युत्क्रमों का योग। तो एक संख्या हमारा a है तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बट्टा a हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। दूसरा b है तो b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बट्टा b हो जाएगा। हम एक संख्या a माने हैं और दूसरा b माने हैं, तो पहला का व्युत्क्रम 1 बट्टा a, दूसरा का व्युत्क्रम 1 बट्टा b। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसी के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि जोड़ लीजिए। यह उन्हीं दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। अब आप इसका भिन्न का जोड़ करिएगा तो a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। a से भाग करिएगा इसमें b बचेगा, b से 1 में गुना करेंगे तो b बचेगा, प्लस b से भाग करेंगे ab में a बचेगा, a से 1 में गुना करेंगे तो a हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, इसका योग कितना आया, a प्लस b, हम b प्लस a है इसको हम a प्लस b लिख सकते हैं ना, बट्टा ab। अब a प्लस b मतलब उन संख्याओं का योग, तो उन संख्याओं का योग क्या दे रखा है 11 और a गुने b यानी उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 18। तो 11 बट्टा 18 क्या आ जाएगा, उसके व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। तो इसलिए हमने आपसे कहा है कि जब भी दो संख्याओं का योग और उसका गुणनफल दे, उसके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो क्या होगा, उनका योग बट्टा उनका गुणनफल। सीधे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यह प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला है 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफियां उसे बेचनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस का यह क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचता है। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि रुपए को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे लिखेंगे। तो 10 रुपए में देख लीजिए कितना टॉफी बेचता है, 20 टॉफी। तो यह तो विक्रयमूल्य हो गया। 10 रुपए में 20 टॉफी बेचता है, रुपए ऊपर लिखेंगे वस्तु नीचे लिखेंगे, यह विक्रयमूल्य हो गया। अच्छा, इस वाले विक्रयमूल्य में क्या हुआ है, 4% की हानि। तो गौर से देखिएगा, 4% की हानि हुआ है मतलब कि यह कितने परसेंट का वैल्यू है, 96% का। यह 96% का वैल्यू है तो 96 नीचे आ जाएगा। हमें क्या बताना है कि 20% लाभ के लिए 10 रुपए में कितना बेचेंगे। हमें 20% लाभ चाहिए, यानी कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, 120% का वैल्यू। तो 120 से गुना करेंगे। जितना प्रतिशत का यह मान होगा उससे हम करेंगे भाग, और जितने प्रतिशत का वैल्यू हमें चाहिए उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। पुनः देखिए, 10 रुपए में 20 टॉफी बेचने से, यानी कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे, क्या होता है 4% की हानि। मतलब यह जो है ना वह 96% का मान है, तो जितने परसेंट का मान होगा उसको बट्टा में रखेंगे। 4% की हानि होती है
तो 4% हानि कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 4% कम में बेचेंगे। क्रय मूल्य 100 मान के चलते हैं, यानी 96 में बेच दिए। अब बोला कि 20% लाभ, यानी 120% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। निकाल लेते हैं, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर काटेंगे तो 20 छके 120 हो जाएगा, और देखिए 0 से 0 कैंसिल हो, सॉरी 0 से तो 0 कटने वाला है नहीं, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। 20 छके 120, 6 से काटेंगे तो 16 छके 96 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या बचा है, और काट सकते थे लेकिन इसको काटेंगे नहीं। ऊपर में देखिए क्या बचा है 10, और नीचे में क्या बचा है 16। ऊपर में आपका 10 बचा और नीचे में 16 बचा। ऊपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रुपए होगा, नीचे में क्या होगा, वस्तु होगा। तो बोला था कि 10 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेचना पड़ेगा, तो 10 रुपए, ऊपर रुपए है और नीचे वस्तु है, तो 10 रुपए में उसे कितना टॉफी बेचना पड़ेगा, 16। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगर हम इसको मान लीजिए काट लेते तो 2 से काटते तो यहाँ पे क्या हो जाता 5, और यहाँ पे क्या हो जाता 8। तो 5 रुपए में अगर वह 8 टॉफी बेचे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इसी फॉर्म में जवाब आएगा। 5 रुपए में अगर 8 टॉफी बेचे तो 20% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन में 5 रुपए में तो नहीं बोला था, 10 रुपए में, तो इस 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, दोनों तरफ एक ही काम करने से तो मान में कोई अंतर आएगा नहीं। तो देख लीजिए 10 रुपया में कितना टॉफी बेचना पड़ेगा, उसे 16 बेचना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 10 आ रहा था तो वहाँ पे हम लोगों ने काटा नहीं। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 7 क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या। शुरू चाहे जहां से भी करे लेकिन वहां से संख्या लगातार आएगा, मतलब एक एक के अंतर पर आएगा। जैसे अगर संख्या हम 10 से शुरू करके क्रमिक लिखे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 50 से लेकर के क्रमिक संख्या लिखे तो 50, 51, 52, 53 इस तरीके से लिखेंगे। तो बोला है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20। अब क्रमिक संख्याओं का जो औसत होता है ना, वो बीच वाला संख्या होता है। तो अगर 7 क्रमिक संख्या लिखेंगे तो बीच में तो चौथा संख्या आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि 3 संख्या लेफ्ट से हटाएंगे, 3 राइट से हटाएंगे, तो बीच में चौथा संख्या। अगर हम 3 संख्या लिखेंगे तो बीच में देख लीजिए दूसरा संख्या आएगा। अगर हम 5 संख्या लिखेंगे तो बीच में तीसरा संख्या आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको पकड़ना है यहाँ पे कि अगर हम 7 क्रमिक संख्या लिखे तो बीच में चौथा संख्या आ जाएगा, तो जो चौथा संख्या होगा वही औसत होगा, जबकि औसत क्या दे रखा है 20, यानी चौथा संख्या आपका हो गया 20। अब हमें क्या बताना है कि उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो आगे बढ़िए। 5वां संख्या 21, 6ठा संख्या 22 और 7वां संख्या 23। हमें बताना था सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर बेसिक से हम लोग चले तो 7 क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखिए क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्याओं का औसत बीच वाला संख्या, तो बीच में कौन है डी, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में औसत क्या दे रखा है 20, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 20। अब हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो ई का मान 21, 22, 23, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्रमागत संख्या है तो बीच वाला संख्या पता चल गया, तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा तो 20 के बाद 19, 18, 17, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है हमारा 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 का है। ठीक है भाई, 2 संख्याओं में क्या रेशियो दे रखा है 2:3 का अनुपात दे रखा है। आगे बोला है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 5:7 का हो जाता है। जब प्रत्येक में कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है, तो यह 5:7 के अनुपात में हो जाता है। देखिए 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात, यानी पहला संख्या 2 तो दूसरा 3, लेकिन जब प्रत्येक में 4 जोड़ा गया, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में एक समान रूप से वृद्धि किया गया है। तो वृद्धि करने के बाद जो है ना वह संख्या 5:7 के अनुपात में आ गया। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। गौर से आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है प्रत्येक में वृद्धि या प्रत्येक में कमी किया जाए तो आप इसको बैलेंस करिएगा। बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना करेंगे और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो 2 और 3 में 1 का अंतर है, इसमें 1 से गुना करेंगे, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करिए या न करिए बात बराबर है, तो हम गुना नहीं करेंगे। अब इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, तो 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो इसमें गुना कर लीजिए आप 2 से। अब 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, यह 2 दूना हो जाएगा 4 और 3 दूना हो जाएगा 6। ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आया,
क्योंकि 4:6 का मतलब क्या होगा, 4/6 होगा, और 4/6 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो दिखने में बस यह अलग लग रहा है, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि किसी भी रेशियो के प्रत्येक पद में जब आप समान अंक से गुना करिएगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा और बैलेंस भी हो जाता है। तो हमें बैलेंस करना था, क्या करेंगे, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना। अब जो कट गया वो वैल्यू नहीं है। अब आगे देखिए, प्रत्येक में कितना जोड़ा गया है, 4। यहाँ पे देखो तो 4 से कितना हो गया, पहला संख्या 5, तो अनुपात में तो 1 जोड़ा गया। दूसरा देखिए 6 से कितना हो गया, 7, अनुपात में कितना जोड़ा गया, 1। यानी दोनों संख्या में अनुपात 1 की वृद्धि हो रही है, और प्रत्येक जगह यह बराबर आ जाएगा जब बैलेंस होगा। 4 5 1 बढ़ा, 6 7 1 बढ़ा, बैलेंस करने के बाद बराबर हो जाएगा। जबकि वास्तव में प्रत्येक में कितना जोड़ा गया था, 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 के बराबर आ गया। अनुपात 1 कितना के बराबर आ गया, 4 के बराबर। अब हमें बताना इन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। इन संख्याओं के बीच का अंतर दो देखो आप, 4 और 6 के बीच में अंतर कितना का, अनुपात 2 का। इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना का, अनुपात 2 का अंतर है। देखो पहला संख्या 4, दूसरा 6, अंतर कितना का, अनुपात 2 का। अब अनुपात 1 का वैल्यू 4 आया है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 4, यानी कि इन संख्याओं में अंतर कितना का हो जाएगा, 8 का। तो विकल्प ए जो है ना वह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी था। एक व्यक्ति के पास कुल मिला के 100 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ भाग 7% लाभ पर, बाकी 17% लाभ पर, और ऐसा करने से उसको संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। वस्तु का कुल मात्रा कितना दे रखा है, 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम में से कुछ वस्तु को बेचा गया है 7% लाभ पर, बाकी को 17% लाभ पर, और पूरे सौदे से कितना लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ। तो हम फटाफट यहाँ पे लगा देंगे एलिगेशन। लगाइए फटाफट एलिगेशन, देख लीजिए। सबसे पहले कुछ वस्तु पर 7% का लाभ, क्लियर, सीधे 7 हम लिखते हैं, परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पे 17% का लाभ, ठीक है, दूसरे बिंदु पे 17 लिखिए। एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग इस तरह से क्रॉस बनाते हैं। पहले बिंदु पर पहले वस्तु पर लाभ, दूसरे बिंदु पर दूसरे वस्तु पर लाभ, और कॉमन बिंदु पे पूरा वस्तु पे लाभ, यानी दोनों मिला के। तो संपूर्ण लाभ कितना है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। बस देख लीजिए, इस पॉइंट का वैल्यू 17, इस पॉइंट का वैल्यू 10, इस पॉइंट का वैल्यू कितना, 7। अब क्रॉस में घटा के लिखते हैं, तो 17 में से 10 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 7। अनुपात आगे देखिए, 7 में से 10 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 3। माइनस नहीं लीजिएगा। अब देखो 7% लाभ पर अगर 7 किलोग्राम वस्तु बिकेगा तो 17% लाभ पर कितना किलोग्राम बिका होगा, 3 किलोग्राम बिका होगा। यह रेशियो आ गया, दोनों ही प्रकार के लाभ पर कितना वस्तु बिका है उसका रेशियो आ गया, ठीक है। कुल 100 किलोग्राम वस्तु में से 7% लाभ पर 7 किलोग्राम और 17% लाभ पर 3 किलोग्राम, मतलब इसी रेशियो में वस्तु आपका बिका होगा। हमें क्या इस क्वेश्चन में बताना है, तो हमें बताना है कि 7% लाभ पर कितना चीनी बेचा। तो कुल चीनी का मात्रा बताइए कितना है, 100 किलोग्राम। तो कुल चीनी का 7% लाभ पर कितना बेचा है, 7 किलो, कुल कितना में, 10 किलो में, यानी कि 7/10 भाग कुल मात्रा का 7/10। यह तो रेशियो है ना कि 10 में से 7 भाग 7% लाभ पर, तो कुल चीनी का 7/10 भाग, 0 से 0 कैंसिल, 10 सत्ते कितना, 70 किलोग्राम। तो 70 किलोग्राम बेचा है आपका 7% लाभ पर। हम चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे, देख लीजिए यहाँ भी कर सकते थे। कुल कितना चीनी बेचा है, कुल चीनी 100 किलोग्राम। यहाँ पे कुल चीनी का मात्रा कितना आया, 10। 10 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना, 10 से गुना। तो 10 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, और यह 10 सत्ते 70 हो जाएगा। यानी 7% लाभ पर 70 किलोग्राम, 17% लाभ पर 30 किलोग्राम चीनी बेचा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी मिलकर एक काम को जितना समय करने में जितना समय लगाता है, ए अकेले काम करने में 4 दिन अधिक, ध्यान से देखिएगा, 4 दिन अधिक समय लगाता है। 4 दिन समय नहीं लगता है ए को, 4 दिन अधिक, यानी ए और बी को जितना समय लगता है उससे 4 दिन अधिक। बी अकेले उस काम को पूरा करने में 16 दिन अधिक, 16 दिन समय नहीं लगाता है, 16 दिन अधिक समय लगाता है। यानी अगर हम इसको लिखें तो कुछ ऐसे बनेगा कि ए और बी को अगर काम को पूरा करने में x दिनों का समय लगता है तो ए को अकेले 4 दिन अधिक, यानी x + 4 दिन का समय लगता है ए को, ठीक है। और बी को कितना दिन का समय लगता है, बी को समय लगता है 16 दिन अधिक,
यानी कि x प्लस 16 दिन इतना समय लगता है b को। यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला था, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए आप। a और b एक काम को करने में जितना समय लगाता है, तो हम समय कितना ले लिए x, a और b मिलकर x दिन समय लगाता है, तो a को अकेले उस काम को पूरा करने में 4 दिन अधिक, x को कितना, a को कितना दिन अधिक, 4 दिन अधिक, यानी a करेगा x प्लस 4 दिन में। किससे 4 दिन अधिक, a और b से। और b को अकेले उस काम को पूरा करने में 16 दिन अधिक, तो a और b को x दिन, तो b को x प्लस 16 दिन, इतना समय लगता है। अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चले जाए तो बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वह फॉर्मूला क्या है आपका, वह फॉर्मूला है मोर गुना मोर, ठीक है। वह फॉर्मूला आपका क्या है, मोर गुना मोर, दिल मांगे मोड़े मोर। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। कब, जब अधिक अधिक बोले कि a को इतना दिन अधिक समय, b को इतना दिन अधिक समय, तो बस रूट अंडर मोर गुने मोर करेंगे। मोर गुने मोर कहने का मतलब a को कितना दिन अधिक, 4, तो पहला मोर की जगह 4, b को कितना दिन अधिक, 16, तो b के जगह क्या लिखेंगे, 16, सॉरी दूसरे मोड़ के जगह क्या लिखेंगे, 16, अंडर रूट करिए, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 दिन। फॉर्मूला क्या याद रखना है, जब मोर मोर यानी कि a को इतना दिन अधिक, b को इतना दिन अधिक लगता है, और तब आपसे पूछे कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रूट अंडर मोर गुने मोर। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला है 20 औरत मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करती है। देख लीजिए, 20 औरतें मिलकर, 20 वोमेन जो है ना, वह एक काम को कितना दिन में पूरा करती है, 16 दिन में। तो काम का मात्रा यही हो जाएगा 20 वोमेन गुने 16, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर होता है वर्कर्स गुने डे, काम की कुल मात्रा बराबर वर्कर्स गुने डे। तो 20 औरत को समय 16 दिन लगता है, इसका मतलब काम का मात्रा 20 वोमेन, W फॉर वोमेन यानी महिला, 20 वोमेन गुने 16, जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में, जबकि 16 आदमी यानी कि 16 मैन के लिए यही काम कितना दिन का है, 15 दिन का है, ठीक है। सेम काम, जो काम 20 औरत के लिए 16 दिन का है, इतना ही काम 16 आदमी के लिए कितना दिन का है, 15 दिन का। तो दोनों एक ही काम है, दोनों एक ही काम है। जब आदमी करता है, 16 आदमी करता है तो 15 दिन, जब 20 औरत करती है तो 16 दिन समय लगता है, 15 दिन उधर 15 दिन इधर क्या लगता है, 16 दिन समय लगता है। बोला है कि एक आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत के कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। देखिए, अनुपात में जो कटने वाला होता है इसको काटते हैं, तो 16 इधर भी है, 16 इधर भी है, काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। इस तरफ देख लीजिए क्या बचा है, 4 गुने W यानी 4 वोमेन बराबर 3 गुने M यानी कि 3 मैन बचा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत के कार्य क्षमता से अनुपात। तो एक आदमी यानी आदमी का कार्य क्षमता पहले और औरत का कार्य क्षमता बाद में रहेगा, इसी का रेशियो निकालना है। आदमी का औरत से, तो पहले आदमी बाद में औरत। अब आदमी का क्षमता कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरह से अगर रेशियो आ जाए, डाटा आ जाए, तो रेशियो निकालने का तरीका है कि m का वैल्यू निकालना हुआ तो m को ढकेंगे, क्या दिखा 4, तो m का वैल्यू हो जाएगा 4, और W का वैल्यू निकालना है तो W को ढकेंगे, सामने क्या दिखा 3, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यानी एक आदमी और एक औरत के क्षमता में 4:3 का अनुपात। देख लीजिए m का वैल्यू कौन होगा, जो m के सामने होगा, तो m के सामने 4, W का वैल्यू कौन होगा, जो W के सामने होगा, तो W का वैल्यू 3, एक आदमी और एक औरत के क्षमता में 4:3 का अनुपात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। x प्लस 1/x का मान कितना है, 5। तो अगर क्वेश्चन में ना x प्लस 1/x का मान दे दे, सपोज करें कुछ भी दे दिया, a दे दिया, और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, कई बार पहले भी हम बता चुके हैं, तो आपको इस वैल्यू का एक बार करना है क्यूब, चूंकि हमें पावर 1 से पावर 3 तक जाना है, और जब क्यूब करिएगा तो एक बार इस वैल्यू को तिगुना भी कर लीजिएगा, एक बार क्यूब एक बार तिगुना, और बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस वाला में माइनस करते हैं और माइनस वाला में प्लस करते हैं, यानी a क्यूब माइनस 3a करेंगे तो x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकल जाएगा। दूसरा चीज एक और देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर अलग अलग होगा तो कोई फॉर्मूला पे आएगा नहीं, तो पहले पावर सेम करते हैं। देखिए यहाँ पावर 4 है तो इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो कॉमन का मतलब भाग होता है, यहाँ 4 बार है x तो कितना बार रह जाएगा, अब 3 बार रह जाएगा, प्लस 1/, नीचे में x 2 बार है तो यह कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए,
जैसे कॉमन का मतलब होता है भाग, जैसे मान लेते हैं कि 8x प्लस 4 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सिंपल सा एक अलग से देख रहे हैं डाटा, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप 8x में भी भाग कर रहे हैं 4 से, और इसके अलावा 4 में भी कितना से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग करें। कॉमन का यही मतलब होता है, भाग करके देख लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1, 4 दूना 8, क्या बचा 2x। तो सीधे आप कॉमन लेते हैं 4, आपको पता हो जाता है कि यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। लेकिन अल्टीमेटली कॉमन में क्या करते हैं, आप भाग करते हैं। अब आप अगर x कॉमन लेने जाते हैं, यहाँ पे x टू दी पावर 4 में से कितना कॉमन लेने जाते हैं, x, यानी कि x टू दी पावर 4 में कितना से भाग करते हैं, x से। तो x से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x क्यूब ही बचेगा, चूंकि बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा ना, ठीक है। x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो पावर घटेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। लेकिन 1/x स्क्वायर में से अगर आप x कॉमन ले रहे हैं, मतलब कितना से भाग कर रहे हैं, x से भाग कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करिए, 1/x स्क्वायर, भाग के जगह जब गुना का चिन्ह डालते हैं तो x क्या बन जाएगा, 1/x। तो 1/x स्क्वायर में 1/x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/x क्यूब हो जाएगा। तो अगर आप नीचे वाले संख्या अगर x कॉमन लेंगे तो इसमें भाग होगा, लेकिन इस वाला में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कॉमन का मतलब भाग होता है। तो x कॉमन लेंगे तो इसमें भाग होगा और इसमें भी भाग होगा, तो इसमें भाग होगा तो इसमें तो गुना हो जाएगा ना। तो यही कारण है कि जब x कॉमन लिए तो यहाँ 3 बार बचा और यहाँ 2 बार है, तो यह भी कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ऊपर वाला घटेगा, नीचे वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट्टा यही चीज आप नीचे भी कर लीजिए, नीचे भी आप x कॉमन लीजिए, तो जरा सब में से x कॉमन निकालिए। अगर x कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अच्छा पहले इसमें से कॉमन ले लीजिए x, तो 1/x बचेगा। प्लस माइनस में किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। और -3x है, इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, यही तो बचेगा ना। प्लस वाला को पहले लिखिए, माइनस वाला को बाद में। x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, x बचेगा। 1 में से x कॉमन लेंगे तो 1/x बचेगा, ठीक है। कॉमन का मतलब भाग होता है। और -3x में से x कॉमन लेंगे तो -3 बचेगा। अब आप इसको सोल्व करो, यहाँ से तो यह वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, x प्लस 1/x का मान 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हो जाएगा 5 का क्यूब -3 गुना 5, यही होगा ना। 5 का क्यूब -3 गुना 5, a क्यूब -3a। x प्लस 1/x का मान इतना, इसका मान पूछेगा, क्यूब -3a करेंगे, ठीक है। और बट्टा में देखिए x प्लस 1/x, तो इसका वैल्यू तो पहले से पता है कितना, 5, तो इसके जगह 5 -3 है तो -3, तो 5 माइनस क्या रखेंगे हम, 3। 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 माइनस करेंगे 110, और 110/5 - 3 2, 110/2 यानी कितना हो जाएगा, 55। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट मेथड हम लोग सीखे हैं यहाँ पे। हालांकि अलजेब्रा का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले भी बता चुके हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। a का वैल्यू 225 है, b का वैल्यू 226 है और c का वैल्यू 227 है। हमें इसका वैल्यू बताना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। अब जरा आप सोचिए कि अगर इसमें वैल्यू पुट कर दे हम, a के जगह 225, b के जगह 226, c के जगह 227, तो कितना कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। पहले 225 का क्यूब करेंगे, फिर 226 का क्यूब करेंगे, फिर 227 का गुना करेंगे, फिर तीनों को गुना करके 3 से गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला आपका बना हुआ है, समझिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, -3abc। इसके लिए देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आपका हाफ गुने a प्लस b प्लस c, ठीक है, हाफ गुने a प्लस b प्लस c इंटू हाफ गुने a प्लस b प्लस c इंटू आगे है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। जब आप घटाइएगा वैल्यू छोटा हो जाएगा, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। पैटर्न आपको ध्यान रखना है, बस पैटर्न कि कैसे यह बढ़ रहा है आगे, किस तरीके से यह चल रहा है, बस उस पैटर्न को आप ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहले क्या है, हाफ गुने a प्लस b प्लस c, हाफ गुने a प्लस b प्लस c, उसके बाद अंदर में a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर b माइनस c का होल स्क्वायर, फिर c माइनस a का होल स्क्वायर। a माइनस b का जो भी वैल्यू आएगा स्क्वायर करेंगे तो माइनस में भी वैल्यू आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इस मेथड पे क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है आपका, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हाफ इंटू
ए प्लस बी प्लस सी, तो 225, 226, 227, 225, 225, 225 होता तो कितना हो जाता 675, और यह एक ज़्यादा है और यह दो ज़्यादा है, तो 675 और 3 678, कितना वैल्यू आ गया इसका 678 आ गया। किसका? ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी, 225, 225, 225, 675, यह एक ज़्यादा है और यह दो ज़्यादा है, तो 3 और ऐड करेंगे तो 678 हो जाएगा कंप्लीट इसका वैल्यू। इनटू देखिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करिए, इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा 225 में से 226 माइनस 1 होगा, तो a माइनस बी का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। b माइनस सी, 226 में से 227 माइनस करिए -1 और -1 का स्क्वायर +1 प्लस बी सी माइनस ए, तो 227 में से 225 माइनस करिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हो गया। चलिए अब देख लीजिए, अब देखिए वैल्यू क्या बचा है आपका, यह आपका 678 है, तो 602 से इसको भी काट सकते हैं, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचा है आपका कितना, इसको मत काटिए आप, ऐसा करिए आप, यह कितना है 4 1 5 1 6 है, तो 6 को काट लीजिए 2 से, तो 2 तिया 6, यहाँ पे 3 बचेगा, कंप्लीट मिला के 4 1 5 1 6 है ना, 2 से काटेंगे तो 3, अब 678 गुने 3 हमारा आंसर हो जाएगा, तो 3 से गुना करिए, 8 3 24, 4 हासिल 2, 7 21, 2 23, 23 का 3 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20, यानी कि 2034 जो है ना वह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी हो जाएगा। मतलब क्या करना है हमें, ए माइनस बी प्लस, सबसे पहले हाफ गुने ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करता है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कैलकुलेशन तो हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, x का वैल्यू है √11 प्लस √5, y का वैल्यू है 10 प्लस 6, √10 प्लस √6, और z का वैल्यू है √3 प्लस √13। एक कॉमन चीज़ सबके साथ है कि सबको जोड़िएगा तो बराबर आएगा, 11 5 16, 10 6 16 और 13 3 16। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें संबंध बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो सबको गुना कर लो आप सीधे, 11 5 55। तरीका देख लीजिए क्या है, क्या करोगे आप, इसको गुना कर लोगे, 55 इसको गुना करिए, 10 छके 60 और 13 तिया 39। जिसका गुणनफल ज़्यादा आया है वह वैल्यू बड़ा होगा, जिसका गुणनफल कम आया है वह वैल्यू छोटा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जब भी कंपैरिजन करना होगा इसको आपस में आपको गुना कर लेना है। गुना करिए, 11 5 55, 10 छके 60, 13 तिया 39। गुना क्यों करेंगे वह भी आपको बताते हैं, कंपैरिजन करना है ना कि XYZ में से बड़ा कौन है। अब देखो क्या होगा हमारा, x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा क्या बड़ा होगा y से, नहीं, x का वैल्यू y से बड़ा नहीं है, तो विकल्प ये तो गलत हो जाएगा। x का वैल्यू y से तो बड़ा नहीं है ना, यहाँ बोला गया x का वैल्यू बड़ा है y से, जिन्ने नो कोने छोट, तो x का वैल्यू बड़ा है y से नहीं है। y का वैल्यू बड़ा है z से, ठीक है, y का वैल्यू जो है वह बड़ा है z से, ठीक है, और z का वैल्यू बड़ा है x से, यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलिए, x का वैल्यू बड़ा है z से, देख लीजिए x का वैल्यू क्या है, बड़ा है z से, और क्या z का वैल्यू बड़ा है y से, नहीं, z का वैल्यू y से बड़ा नहीं है। 3 ऑप्शन को छाड़ चुके हैं। आगे देख लीजिए, y का वैल्यू बड़ा है x से, तो y का वैल्यू x से बड़ा है, और x का वैल्यू बड़ा है z से, हाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। सीधे सीधे भी इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले किसको लिखते हैं हम, y को लिखते हैं सबसे बड़ा, उसके बाद किसको लिखते, x को लिखते इससे छोटा, और सबसे लास्ट में किसको लिखते, z को लिखते, है ना, यह सबसे छोटा हो गया। तो यही हमारा सही रिलेशन है, y सबसे बड़ा, उससे छोटा x और सबसे छोटा z। अब देखो हम लोग यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गुना क्यों किए। मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि 8 और 9 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 8 और 9 में ना 8 छोटा है 9 बड़ा है। तो अगर इस फॉर्म में आप नहीं पहचान पाते हैं तो आप इसका स्क्वायर करके भी पहचान सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। देखो हम कहना यह चाह रहे हैं कि पहले से जो भी वैल्यू बड़ा है, अगर दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तब भी वही वैल्यू बड़ा होगा जो पहले से बड़ा था। अगर सीधे हम नहीं पहचान पाए तो मान लेते हैं कि तो नॉर्मल संख्या तो आप पहचान ही लोगे, लेकिन कभी इस तरह का संख्या आएगा जिसको आप डायरेक्ट नहीं पहचान पाओगे, तो हम उसको स्क्वायर करके देखेंगे, क्यूब करके देखेंगे, तब पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। तो स्क्वायर करने के बाद भी वही बड़ा होगा जो पहले से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना √11, यही है ना, √11 प्लस √5, इसमें कोई दो को कंपेरिजन कर देते हैं, और √10 और √6, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे
और इधर भी स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू चेक करेंगे। तो स्क्वायर करिए यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 गुना रूट 11 गुने रूट 5 कितना हो जाएगा 11 पंचे 55, 2 रूट 55 हो जाएगा, होगा। a स्क्वायर 11 बी स्क्वायर 5, a स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11 बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 इंटू 2ab, तो 2 गुना a गुना b 2 रूट 55। इसको करिए a स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 बी स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, तो 2 गुना रूट 10 गुना रूट 6 कितना हो जाएगा रूट 60 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें 11 5 16 इधर भी है, 11 5 10 6 16 इधर भी है, तो इससे तो कंपेरिजन नहीं होगा। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इससे भी कंपेरिजन नहीं हुआ। इससे पता चला यहाँ 55 है और यहाँ पे क्या है 60 है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है यहाँ वैल्यू छोटा है, मतलब इधर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तुलना करिए ना, 16 इसमें भी है 16 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यहाँ 55 है यहाँ क्या है 60 है, तो जहाँ 60 होगा वहाँ वैल्यू बड़ा होगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि सीधे आप गुना कर लीजिए 11 पंचे 55 और 10 छके 60, जहाँ वैल्यू बड़ा होगा वही क्या होगा बड़ा होगा, जहाँ वैल्यू छोटा होगा वही क्या होगा छोटा होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं ना, बहुत ही जबरदस्त मेथड यूज करने वाले हैं और वह है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है a बट्टा बी बराबर 11/3, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर आप इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करोगे तो देखो कैसे कर सकते हैं। नीचे वाला को एक बार ऊपर में जोड़ लीजिए तो क्या होगा यह a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। हो गया इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो। नीचे वाला को एक बार ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे वाला को एक बार ऊपर वाला में से घटा लीजिए, जोड़कर ऊपर घटाकर नीचे, यही कहलाता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो जो काम आप इस तरफ किए हैं वही काम इधर करिए। 3 को 11 में ऐड करिए 14, और फिर 11 में से 3 माइनस करिए 8, 14/8 हो जाएगा। बात समझ पा रहे क्या करना है, नीचे वाला को एक बार ऊपर में जोड़ देना है और एक बार घटा लेना है, जोड़कर ऊपर घटाकर नीचे। वापस से अगर इसका हम वैल्यू निकालना चाहे तो देखो यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, देख के आप बता सकते हैं। a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है तो यह a बट्टा बी का है, ठीक है। अब उसी तरीके से यह किसका, तो फिर वही काम कर लीजिए। 8 में से एक बार नीचे वाला को ऊपर में जोड़ लीजिए तो 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और एक बार घटा लीजिए तो 14 में से 8 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए काटिए 3 11, फिर से वापस उसी फॉर्म में आ गया। तो हम कंपोनेंडो देखो, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे इतना आ जाएगा और इसका करेंगे तो फिर से इतना वैल्यू आ जाएगा। तो यही मेथड आपका क्या कहलाता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। जैसे कहीं x बट्टा वाई लिखा हुआ है तो इसका कंपोनेंडो क्या होगा x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई। कहीं x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप बताओ कि इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा x बट्टा वाई। इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते हैं, कभी साइन प्लस कॉस बट्टा साइन माइनस कॉस है तो इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो हो जाएगा साइन बट्टा कॉस। तो यहाँ पे आप देखो इस पार्ट को कि यह इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा। तो देखो अगर हमने आपसे क्या कहा कि x प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई है तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बनेगा x बट्टा वाई बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो प्लस इतना माइनस इतना, तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करोगे तो हो जाएगा आपका √3 प्लस एक्स, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए √3 प्लस एक्स और बट्टा √3 माइनस एक्स। देख लो यही तो होगा ना, √3 प्लस एक्स बट्टा √3 माइनस एक्स। एक बार इसको घटाया गया एक बार जोड़ा गया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो इतना बट्टा यह हो जाएगा। बस आगे देखिए, अब इस तरह भी तो कंपोनेंटो डिविडेंडो करोगे आप। 2 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 2 और 1 3, जोड़कर ऊपर घटाकर नीचे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। क्लियर। अब आगे यह जो रूट है वह दोनों के ऊपर है तो इस तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम कर सकते हैं। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिएगा तो इधर क्या बचेगा आपका 3 प्लस एक्स और इधर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स बचेगा। चूंकि जब आप स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बराबर इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना 1, 9/1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट तो हट जाएगा ना, तो 3/x 3/y 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और इधर वाला का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए हैं, बराबर के दोनों तरफ वर्क किए हैं चूंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। अब वापस से देख लीजिए, वापस से एक बार कंपोनेंट यहाँ पे लगा दीजिए, 3 प्लस एक्स बट्टा 3 माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा यह 3/x होगा। और इधर कंपोनेंटो करिए 9 और 1 कितना 10,
और 9 में से 1 माइनस करिए कितना होगा 8, यही तो होगा ना, एक बार जोड़ कर ऊपर घटा करके नीचे। अगर इसको काट सकते हैं तो काटिए, 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 4। अब x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर 5x, यही होगा ना, और 5 इधर से हटेगा तो इधर ही तो आएगा ना 12/5, तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया 12/5, यानी कि विकल्प बी जो है ना वह आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज किए हैं वह है हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड, और इस मेथड का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल निकाल लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, वह संख्या के एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर किया गया। देखिए कितना जोड़ा गया है तो संख्या बराबर हो गया है, 75 जोड़ा गया है, तो ठीक है, जब संख्या में 75 जोड़ा गया तब वह संख्या अपने बराबर आया, मतलब 75 ऐड करने पर वह संख्या जो है, इसका मतलब है कि उस संख्या में कितना का कमी पहले से रहा होगा 75 का, क्योंकि जैसे ही आपने 75 जोड़ा वह संख्या जो है अपने बराबर हो गया। तो कितना बढ़ा है 75, जबकि परसेंटेज में 75% में 75, जबकि 25, जबकि परसेंटेज में कितना परसेंट है 75, कितना परसेंट ऐड करेंगे तो यह संख्या पूरा हो जाएगा 25%। वास्तव में 75 जोड़ेंगे तो संख्या पूरा हो जाएगा, जबकि परसेंटेज में 25% जोड़ेंगे तो संख्या पूरा हो जाएगा। तो यह 75 25% का मान है, 25 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है पूरा संख्या कितना, यानी कि 100% का मान हम कितना से गुना करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। काटिए 25 तिया 75, 100 गुना 3 यानी कि 300 हमारा आंसर हो जाएगा। हम x मान के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप सोचो कि 75% में 75 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया तो संख्या संपूर्ण हो गया 75 जोड़ा गया, जबकि परसेंटेज में कितना जोड़ेंगे तो संख्या संपूर्ण हो जाएगा 25%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो वास्तव में 75 जोड़ेंगे तो संख्या पूरा हो जाएगा, जबकि परसेंटेज में 25 जोड़ेंगे तो 25% जोड़ेंगे तो संख्या पूरा हो जाएगा। तो 75 25% का मान है, 25 से भाग करेंगे 1% का मान, हमें बताना है पूरा संख्या कितना, यानी 100% का मान हम गुना करेंगे इसमें 100 से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे का जनसंख्या 62,500, बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी, कितना के दर से कमी हुआ है 4%। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए, 4/100 तो 1/25 हो जाएगा, 4% यानी कि 4/100, तो 4/100 काटिएगा तो 1/25 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो परसेंटेज होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। अब 4% वार्षिक दर से कमी हुआ है, तो कमी हो तो देखो कैसे करना है, होल वैल्यू निकालना है घटा के, तो घटाइए आप 25 में से 1 माइनस करिए 24, बट्टा में सेम है, बट्टा में क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर कमी होगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर लिखना है, नीचे में सेम रहेगा, यह कमी का होल वैल्यू हो गया। अगर वृद्धि होता तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर लिखते, नीचे में सेम रहेगा, नीचे में सेम रहेगा, जोड़कर ऊपर लिखेंगे या घटाकर ऊपर लिखेंगे, जोड़ेंगे तब जब वृद्धि होगा, घटाएंगे तब जब कमी होगा। और होल वैल्यू किसका हमेशा निकालना है, इसको होल वैल्यू बोलते हैं। और होल वैल्यू किसका निकालेंगे हमेशा हम लोग, होल वैल्यू निकालेंगे जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, 4% वार्षिक दर से कमी होती है, तो 4% का मान 1/25, कमी हुआ तो होल वैल्यू 24/25 हो गया। अब 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 62,500 है, तो वर्तमान में कितना, तो 2 साल पहले इतना है, कितना है 62,500 है, वर्तमान में कितना। अब आप इसमें सोचो कि हमें आगे जाना है कि पीछे, तो पहले का दिया है बाद का निकालना है, 2 साल पहले का दिया है ना, वर्तमान का निकालना है, यानी आगे चलेंगे ना, पहले का मालूम है ना, और अभी का पूछा है तो आगे चलेंगे तभी तो आगे जाएंगे। तो आगे का निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, यानी 24/25 सीधे गुना करेंगे इससे 24/25 से, और बात 2 साल का हो रहा है ना, तो कितना बार गुना करेंगे 2 बार गुना करेंगे, यानी होल वैल्यू का 2 बार गुना करेंगे। तो इससे पता चलेगा कि 2 साल बाद क्या हो जाएगा। तो पहले का दिया है, वर्तमान पूछा, यानी 2 साल बाद का ही पूछा है। अगर वर्तमान का देता 2 साल पहले का पूछता, यानी पुराना वाला पीछे वाला पूछता, तो होल वैल्यू का उल्टा 24/25 के जगह हम 25/24 से गुना करते। ठीक है, इस होल वैल्यू का आपको ध्यान रखना है। अब 25 से 25 गुने 25 625 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा 100, 24 गुने 24 576, 576 में 100 से गुना करेंगे, आपका यह वैल्यू हो जाएगा 57,600। तो उस गांव का जनसंख्या वर्तमान में कितना हो जाएगा 57,600। 3 साल बाद का पूछता तो होल वैल्यू का 3 बार गुना करते, 4 साल बाद का तो 4 बार गुना करते, 2 साल पहले का तो 2 बार उल्टा गुना, 3 साल पहले का तो 3 बार उल्टा गुना। बस चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है आपके सामने। एक व्यापारी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, समझिएगा आप यहाँ पे क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो कीमत अंकित कितना करता है यार, कीमत अंकित कितना करता है 10% ज़्यादा, मतलब कि 110 अंकित करता होगा। आराम से आप समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा अंकित करता है। विक्रय मूल्य कितना अंकित करता है वह, अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य वह अंकित करता है 110। क्लियर। अब आगे बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे 1% की उसको हानि हो जाती है। अब बेचते समय वह बट्टा देता है जिसके वजह से 1% की हानि, तो 100 रुपया का वस्तु है ना, 1% का हानि कब होगा, जब कितना में बेच लेगा, 99 में बेच लेगा। क्लियर। देखो इस बात को समझो आप लोग, बस इतना ही करना था हमें। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए, अंकित कितना करता होगा कीमत 110, 10% ज़्यादा 110, लेकिन बेचते समय वह कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ बट्टा देता है जिससे 1% की हानि होती है। तो 1% हानि कब होगा, जब 100 का सामान 99 में बेच लेंगे तब 1% की हानि हो जाएगी। तो हम लोगों से पूछा इस क्वेश्चन में कि उसने कितना बट्टा दिया है बताइए। तो देखिए 110 अंकित किया था, 99 में बेच लिया, तो डिस्काउंट कितना का हो गया बताओ। 110 का सामान 99 में बेचेगा तो 11 का डिस्काउंट। अच्छा यह 11 का डिस्काउंट कितना पे किया है, 110 पे ना, चूंकि अंकित मूल्य तो यही हो गया था, इस पे डिस्काउंट किया है 11 का। तो डिस्काउंट बट्टा MRP लिखते हैं हम लोग हमेशा परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए। 11 रुपया का डिस्काउंट 110 पे, परसेंटेज में कितना गुना करेंगे हम लोग 100% से, आंसर हमारा आ जाएगा 0 से 0, 11 से 11 गया 10%, यानी कितना प्रतिशत का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 10% का। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ही है आपका, इसी टॉपिक से है। बोला एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। चलो भाई क्रय मूल्य कितना मान लिए 100, अंकित कितना करता होगा वह 20% ज़्यादा, मतलब 120 अंकित करता होगा। अब आगे यदि वह अंकित मूल्य पर 5% बट्टा दे, किस पे, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना है 120 है, इस पे 5% अगर वह बट्टा देगा तो वस्तु को बेचेगा कितना में, इसके 95% में, यानी 95 बट्टा 100 में, इसी में ना वस्तु को बेचेगा। बोला है कि अंकित मूल्य पर 5% बट्टा दे, तो 120 का सामान था, इस पे 5% बट्टा देता है, यानी अंकित मूल्य के 95% में वस्तु को बेचता होगा। अब कितना में बेचता है निकाल लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, 5 होगा, 5 से काटेंगे तो यह आपका 19 होगा, 19 गुने 6 यानी कि 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 114 हो जाएगा। अब 114 का मतलब है, बोला यह है कि चलिए 120 का सामान कितना बेचे, एक सेकेंड, 120 रुपए का जो सामान था वह अब कितना में बिकेगा, 114 रुपए में बिकेगा, चूंकि अंकित मूल्य पर 5% बट्टा, तो 5% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य इसके 95% के बराबर, मतलब 114 में बेचेगा। तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा, तो क्रय मूल्य देखो कितना था 100 था ना, तो 100 का सामान अब बिकेगा 114 में, यानी कि वह लाभ कितना कमा लेगा, 14% का वह लाभ कमा लेगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका कंप्लीट हो गया। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आपका एक एक जो कमेंट है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमें इनकरेज करता है और बेहतर करने के लिए। तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।